हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत मिश्रा निर्माण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हिंदी के बहुत कम लेक्चर हुए हैं, तो हिंदी को थोड़ा गति देने के लिए अब आपको समय समय पर जल्दी वीडियो इसके मिलेंगे। और पिछली क्लास में हमने वर्णमाला के अंतर्गत स्वर पढ़ लिए थे, है ना। तो आज हम व्यंजन के लिए पढ़ेंगे, व्यंजन के बारे में जानना प्रारंभ करेंगे, है ना। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि व्यंजन जो होते हैं और व्यंजन की परिभाषा क्या होती है ना। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? जो स्वर के माध्यम से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो इनकी संख्या के आधार पर और मुख में स्थान के आधार पर फिर हम इन्हें जानने का प्रयास करते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्रियाकलाप किस प्रकार होते हैं। तो जैसे व्यंजन में हम प्रारंभ में पढ़ते हैं तो इसको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। उन वर्गों के अंतर्गत हम इन्हें लिख लेते हैं। जैसे का वर्ग हो गया, तो का वर्ग के अंतर्गत क्या आता है? का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है। फिर इसके बाद आता है चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, अइया। फिर इसके बाद आता है टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। इसके बाद पा वर्ग, तो पा, फा, बा, भा, मा। तो ये जो होते हैं इसको कभी कभी हम कह देते हैं, या ट्रिक वाइज अगर बात करें तो इसको क्या कह देते हैं? कच, ट, तप। ये 5 वर्ग होते हैं, कच, ट, तप। अब इनकी संख्या क्या होती है? इधर भी ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। हर रो में 5 मिलेंगे और कॉलम में भी 5 मिलेंगे। तो कुल मिला के ये कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25 होते हैं ये। ठीक है, ये 25 होते हैं। तो इन 25 के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन्हें क्या कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप बोलने का प्रयास करते हैं, हम बोलने का प्रयास करते हैं, तो जो हवा होती है वो फेफड़ों से निकलकर और मुख में, गले से लेकर मुख के बाहर तक कहीं ना कहीं क्या होती है? टकराती है, कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? और सब लोग एक बात ध्यान रखिए कि ये बहुत जरूरी होता है पढ़ना। वर्णमाला जो है आपका, ये आपको संधि में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। और बहुत सारे यूट्यूबर भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्कूल कोचिंग्स में भी आप पढ़ चुके होंगे। तो इसे पूरे मनोवैज्ञानिक रूप से ही पढ़ना है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या जो ये लिखे हैं ये वर्ण हैं? तो एक बहुत अगर डीप पढ़ा जाए तो चूंकि जो ये का जैसे लिखा है ये किस प्रकार बना है? इस प्रकार से ये मिलकर बना है। तो वर्ण एक्चुअली क्या होते हैं? ये होते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर व्यंजन की बात यहाँ पे कर लें तो ये जब स्वर के साथ मिलकर आ जाता है तब ना इसे व्यंजन कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि इस तरह के ये जो जोड़े हैं, कौन किससे मिलकर बना, जैसे आ तो सब जगह मिलेगा, ये सारी चीजें हमें कहाँ पे ध्यान देनी है जब अपन संधि पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 25 होते हैं। 5 ये वर्ग हो गए और वर्गों के अंदर ये 5 होते हैं। ठीक है, इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पे और जान लीजिए, और जो व्यंजन होते हैं उनको भी लिख लें, फिर यहाँ पे चर्चा करते रहेंगे अपन। ठीक है, तो और जानने के लिए अब ये अपन कहाँ तक पहुँचे हैं? पाफा, बाभा, मा तक पहुँच गए हैं। फिर इसके बाद जो होता है या, रा, ला और वा।
यारा लावा, यारा लावा जो होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत याद रखने वाली चीज़ें हैं और कई बार क्या होता है कि इन्हें याद रखने में या परीक्षा के समय जब पूछा जाता है तो हम इन्हें भूल जाते हैं कि अंतस्थ व्यंजन क्या है या स्पर्शी व्यंजन क्या है। ऐसा तो इन्हें याद रखना है कि अंतस्थ जो होते हैं वो यारा लावा होते हैं। अंतस्थ व्यंजन शरीर के अंदर से, मतलब जब हम बोलते हैं तो ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि शरीर के अंदर केवल आवाज़ बिना कहीं स्पर्श किए सीधे निकल आती है, अंदर से निकल के आती है, कहीं स्पर्श नहीं होती, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोल के ट्राई कर लीजिए, या, रा, ला, वा, ऐसे डायरेक्ट क्या होती है? ये आवाज़ निकल आती है, तो इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। मैं आपको पहले भी संख्या इनकी बता चुका हूँ व्यंजनों की कितनी होती है। यहाँ पे अपन काउंट करते चलेंगे तो 25 ये हो गए और 4 ये हो गए। ठीक है, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन के बाद आता है अपना एक मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा। शा, सा, शा और हा, ये क्या होते हैं, है ना? इन्हें बोल के देखना है तो ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब ये ऊष्म कैसे कहलाते हैं? तो बोल के ट्राई करना। ऊष्म का मतलब क्या होता है? ऊष्म का मतलब ऊष्मा या गर्मी। तो जब हम बोलेंगे हमारी सांसों के थ्रू ये बाहर आएंगे और बाहर आएंगे तो क्या होगा? गर्मी प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे? गर्मी प्रदान करेंगे। या हमारी सांसें क्या होती हैं? गर्म हो जाती हैं। इनको बोल के ट्राई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे? ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। शा, सा, शा, हा। ठीक है, तो ये कितने होते हैं? 4। काउंट करते जाइएगा आप लोग। ये भी हो गए 4। फिर इसके बाद द्विगुण। द्विगुण व्यंजन भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो द्विगुण व्यंजन में कौन से होते हैं? एक अड़ा और एक अढ़ा, ये 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन में। ठीक है, अब ये द्विगुण मतलब इनके 2 तरह के गुण होते हैं। जब आप बिंदी नहीं लगाते हो मतलब ये अपने में एक अलग व्यंजन है। ठीक है, और फिर इसके बाद आप अनुस्वार का प्रयोग इसमें नीचे कर रहे हो तो ये क्या हो गया? 2 तरह के गुण दर्शाता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। समझ में बात आ रही है आपके ना? ये द्विगुण हो जाएगा। तो 25, 4, 29, 29, 4, 33 ये पूरे हो गए। इसके बाद ये द्विगुण व्यंजन हो गए, है ना? मूल व्यंजन की अगर बात करें तो ये द्विगुण एक्स्ट्रा हो गए इसमें। और 4 और होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वो भी 4 होते हैं। सॉरी, छा, त्र, ज्ञा और एक क्या हो गया? श्रा। ये श्रा आप जानते हैं ना, ये होता है। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि ये बने कैसे होते हैं या किस प्रकार से इनकी रचना हुई होती है, तो इनके बारे में मैं आपको बाद में चर्चा करके क्या करूँगा? बता देता हूँ। ठीक है, ये अभी भी आपको बता सकता हूँ पर इनकी चर्चा बाद में हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अब व्यंजनों को हम इनके बोलने के आधार पर, इनकी ध्वनि के आधार पर विभाजित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो ये व्यंजन होते हैं तो ये स्पर्श करते हैं और जहाँ ये स्पर्श करते हैं उन्हें किस प्रकार से बोला जा सकता है। ठीक है, तो जैसे अब इनके बोलने के आधार पर आपने देखा होगा, लूसेंट सबके पास होगी ना, वो एक इस प्रकार की आकृति बनी होती है चेहरे की, है ना? एक इस प्रकार की कुछ आकृति बनी होती है और वो यहाँ से कहीं से भी क्या होता है? बोला जाता है। ऐसा बना देते हैं। ठीक है ना? तो इससे अपन को पढ़ना नहीं है, इससे अपन को याद नहीं रखना। अपने को याद रखना है मनोवैज्ञानिक रूप से। मनोवैज्ञानिक रूप के अलावा एक छोटा सा इम्प्लीमेंट है, एक छोटा सा इम्प्रोवाइजेशन है, एक छोटा सा कह सकते हो कि आप ट्रिक है। तो जब पहले आप बोलो, हम का वर्ग की बात कर रहे हैं, का वर्ग की बात कर रहे हैं अगर हम, तो आप ये एक मतलब जनरल सी बात है, उसको ट्राई करो कि पहले आवाज़ कहाँ से आती है। यहाँ हमारे अंदर से आवाज़ निकलती है तो पहले कहाँ टकराती है? यहाँ। और इसे क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं।
बोल के देख लेना है, का, खा, गा, घा, अंगा यहाँ से। तो पहला जो का वर्ग है वो क्या हो गया, कंठ हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, कंठ। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है तो ओके करते जाइएगा, अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहिए, कराते रहिए, है ना। और सभी लोग आया करिए। क्या होता है कि बहुत से YouTube चैनल पे हैं, बहुत से YouTube चैनल चलते हैं, कुछ लोग हमारे डेली रहते हैं, उनका धन्यवाद है, लेकिन बहुत से YouTube चैनल हैं जिनको जो आपको क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आप उनसे जुड़ जाते हैं, तो वो भी पढ़ाते इसी तरह। तो ये अपनी कोचिंग, अपना निर्माण जीएस एकेडमी, तो इसका थोड़ा सा प्रमोशन करिए। तो ये जो का वर्ग हो गया, कहाँ से आ गया, का से। पहले कहाँ से टकराई, जो हमारी सांसें, जो ध्वनि है वो कहाँ से टकराई, कंठ में टकराई। इसके बाद कंठ के बाद, कंठ के बाद अब जैसे ये चा वर्ग है, इसको बोल के देखना है, चा। चा कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, ऊपर। चा यहाँ पे ऊपर लग रहा है, जिसे क्या कहते हैं, तालु। तो ये क्या हो जाते हैं, तालब्य। क्या हो जाते हैं ये, तालब्य। इन्हें क्या कहेंगे, तालब्य कहेंगे। चा, छ, जा, झा, अञा, ये सब क्या होते हैं, ऊपर की ओर लग रहे हैं। ये यहाँ अपने से बोलना है, उसे ट्राई भी कर लेना है, तो ये क्या कहलाएंगे, तालब्य कहलाएंगे। फिर ये टा वर्ग है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, इनको बोलना है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, टा, है ना। तो ये कहाँ पे जा रहा है, मूर्धा में जा रहा है, मूर्धा। अब इसे इन्हें क्या कहेंगे, मूर्धन्य कहेंगे। अब कैसे मूर्धन्य कहेंगे भाई, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सर मूर्धन्य का मतलब क्या होता है। तो मूर्धन्य का मतलब होता है कि टकराते ये भी ऊपर की तरफ है, लेकिन ऊपर की तरफ बाहर टकराते हैं, और जीभ इसमें क्या होती, फोल्ड होके टकराती। जैसे मान लीजिए कि ये आपका मुंह है और यहाँ से जीभ क्या होती है, टच रहती। ठीक है, टच रहती। तो ये तो तालु हो गया, यहाँ तालु हो गया, ये भी टकराते हैं यहाँ कहीं पे, लेकिन ये टकराते कैसे, ऐसे जीभ जाके यहाँ पे टकराती है, यहाँ फोल्ड होके टकरा रही जीभ। तो ये क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं। ठीक है, तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर इसके बाद आता है ता। तो ता बोलना है, था, दा, धा, ता, था, दा, धा, ना। ये कहाँ पे जा रहे हैं, दांत से टकरा रही है जीभ आपकी। कहाँ टकरा रही है, दांत, यानी ध्वनि कहाँ से निकल रही, दांत से। तो इन्हें क्या कहते हैं, दंत। क्या कहते हैं, दंत। ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, ता, था, दा, धा। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये जाना कि का वर्ग कंठ, तालब्य, और ये कहाँ से, मूर्धन्य, और वो कहाँ से हो गए, दंत से हो गए। अब इसके बाद जो होता है आपका, जो होता है पा वर्ग। अब पा वर्ग को बोलना है पा। देखिए मेरे मुंह को देखिए, पा, फा, बा, भा, यानी होंठ आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ओष्ठ है। क्या कहलाएंगे, ओष्ठ। ठीक है, तो बोल के देख लेना है, पा, फा, बा, भा, म। समझ में आ रही है आपको बात? तो पहले आवाज निकली गले से, जिसे कंठ कहते हैं। इसके बाद तालु, ऊपर तालु, ये बनाया मैंने, यहाँ तालु। फिर इसके बाद मूर्धन्य, जीभ फोल्ड हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद दंत हो गया, दांतों से यहाँ पे। और फिर इसके बाद क्या हो गया, ओष्ठ। अब इसको अगर अंग्रेजी वर्णमाला दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, KTM। तो ये बाइक का नाम आपने सुना होगा, KTM। और ओष्ठ को क्या लिख लो, DO। ठीक है, सब लोग DO लगाते हो, तो KTM DO। लड़कों के आजकल जो मन पसंदीदा चीज़ें हैं वो क्या हैं, KTM बाइक और DO लगाना, है ना। नौकरी चाकरी पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। अगर KTM बाइक मिल गई, 100-200 रुपये जेब में पड़ा हुआ तो अच्छी बात है, और DO लगाया और चल दिए इधर उधर घूमने। तो इसको इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, KTM DO। ठीक है, समझ में आ रहा है? संविदा वाले बच्चे पढ़ चुके हैं, हालांकि उनको अंदाजा हो गया होगा। तो ये जो का, खा, गा, घा, अंगा से लेके माँ तक है, यहाँ से लेके, उनको आपने जाना कि कहाँ ये किस प्रकार से बोले जाते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, कंठ, तालब्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। ठीक है, अब इसके बारे में आगे चलते हैं, अपन पढ़ते हैं। जैसे अपना चा वर्ग हो गया, कौन सा वर्ग हो गया, यहाँ पे चा वर्ग हो गया। मैंने इनके लिए, बाकी के लिए क्या लिखा था, बाकी के लिए मैंने लिखा था स्पर्शी व्यंजन। क्या लिखा था,
स्पर्शी व्यंजन। लेकिन जो चा वर्ग है यहाँ पे आपका, ये जो चा वर्ग है इसे संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्ष स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। चा वर्ग जो है वो संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। संघर्ष का मतलब होता है रगड़, है ना, या बल, या बोलने में जब संघर्ष करना पड़े, जैसे आप बोलते हो चा, तो यहाँ पे ज्यादा संघर्ष हो रहा है, चा छा छ छ जा झा, तो यहाँ पे संघर्ष जैसा प्रतीत हो रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं? संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अभी सबको सब दिखाई दे रहा है, सबको बराबर सुनाई दे रहा है, राइटिंग समझ में आ रही है? एक बार ओके करिए सब लोग ओके कर दीजिए एक बार। फिर इसके बाद आता है आपका और कौन सा बचा? ये जो आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, ठीक है, सॉरी ऊष्म व्यंजन जो हैं आपके, तो इसमें देखिएगा कि हा, शा, सा और शा, इनको भी इस प्रकार से कैटेगराइज्ड क्या किया गया है? कैटेगराइज्ड किया गया है। यानी इसे कंठे में हा को रखा गया है, शा को तालब्य में, इस वाले सा को मूर्धन्य में, और इस वाले सा को क्या रखा गया है? दंत में रखा गया है। इस वाले सा की अगर बात करें तो इस वाले सा को वर्चस्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चस्व भी कहते हैं, वर्चस्व भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्चस्व भी कहते हैं। वर्चस्व का मतलब ऊपर वाले मसूड़े को टच करती है जीभ आपकी, तो इसे क्या कहते हैं? वर्चस्व भी कहते हैं। ये वर्चस्व जो होते हैं ये कौन से होते हैं? सा, जा, रा और ला, ये होते हैं चार, वर्चस्व भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने जान लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं, आपने सुना होगा इनके बारे में महाप्राण, अल्प प्राण, उसकी चर्चा थोड़ा सा हम यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं। ये समझ में आ गया? मैं इरेज कर दूं? चलिए, आप लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया आप लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास पढ़िए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत कही गई है, उस कहावत के मद्देनज़र ही लगभग काम हो रहे हैं, करने चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट होता है उसका घर परिवार, घर परिवार के बाद इम्पोर्टेंट क्या होता है? आस पड़ोस, फिर उसके बाद गांव, मोहल्ला, गांव, जिला, है ना, राज्य, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो निर्माण जीएस एकेडमी क्या है? घर है। तो इसके लिए ईमानदारी से आप लोग सपोर्ट करें, और मेरे हिसाब से चीज़ें ठीक ठाक पढ़ाई जा रही हैं। तो आगे अब हम चलते हैं, प्राण और अल्प प्राण, महाप्राण के बारे में चर्चा करेंगे। तो अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर जब हम चर्चा करते हैं तो प्राण का मतलब क्या होता है? अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे अल्प प्राण महाप्राण के पहले एक बार थोड़ा सा, हालांकि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ संयुक्त व्यंजन के बारे में, है ना। तो संयुक्त व्यंजन के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये व्यंजन मिलकर बनते किससे। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कैसे, किस प्रकार बने होते हैं, तो कौन कौन से हैं? छा, त्रा, ज्ञा और कौन सा होता है? स्रा। तो ये जो छा है ये किससे मिलकर बना है? त्रा किससे मिलकर बना है? ज्ञा किससे मिलकर बना है? और स्रा किससे मिलकर बना है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं संधि की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं? संधि की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसके अब ये किससे मिलकर बना है? देखें, ये मिलकर बना है का प्लस इस वाले सा से। जो प्लस के बाद जुड़ रहा है वो पूरा है, ये ध्यान रखना है, उसमें हलंत नहीं है, और इसमें क्या है? हलंत है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। ये छोटी छोटी गलतियां जो है वो आपको घुमाने के लिए पेपर में प्रिंट आता है इस प्रकार का, ठीक है, तो उसे समझे रहिए। त्रा जो होता है वो किससे मिलकर बना है? ता और रा से। ज्ञा जो मिलकर बना है ये किससे मिला है? जा और अन्य से। स्रा किससे मिलकर बना है? इस वाले सा और रा से। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बातें? तो इन बातों का ध्यान देते रहना है। और जो आपसे कोई पूछे कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है, मतलब कि ये जो दो से मिलकर बने होते हैं,
दो व्यंजन आपस में मिलकर बने होते हैं या दो वर्ण आपस में मिलकर बने होते हैं, है ना, तो ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे व्यंजन क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है, ये मैं आपको बता ही दिया हूँ। चलें आगे, चलिए तो आगे चलते हैं हम। बात हो रही थी, आपने सुना होगा कहीं पे अल्प प्राण और महाप्राण, ये आपने सुना होगा। तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है प्राण। इंसान के लिए जो प्राण है, मानव जाति के लिए या सजीवों के लिए जो प्राण है वो क्या है? प्राण क्या है? वायु है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या है? वायु है ना। इसी को आप क्या कह सकते हैं? सांस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सांस भी कह सकते हैं। तो जिस व्यंजन को बोलने में कम सांस निकले वो अल्प प्राण, और जिसको बोलने में ज्यादा सांस निकले वो क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। इस चीज को आपको समझना है। इस चीज को समझने के लिए क्या है कि बोल के हमें देख लेना है, जो भी है हमें बोलना है। जैसे अगर यहाँ पे अल्प प्राण महाप्राण आप लोग लिख लीजिए जो भी है। जैसे मैं लिख लूँ एक एग्जाम्पल, का, खा, गा, घा और अंगा, काखा गाघा अंगा। अब इनको आप बोलिए अपने से। इनको क्या करेंगे? आप अपने से बोलेंगे। तो बोलिए भाई, का आपने बोला, बड़े सिंपल तरीके से निकला का, है ना। खा, खा बोला तो इसमें क्या है? वायु ज्यादा निकल रही है। फिर आपने बोला गा बोला तो गा में भी कम वायु निकल रही है। घा अपने आप में जोरदार तरीका समझ में आ रहा, घा तो ज्यादा वायु निकल रही है, अंगा में भी कम। तो जो पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा हमने देखा किसका? का वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा हमने देखा। तो यहाँ पे क्या? वायु कम निकल रही है। तो किसी भी वर्ग का, जो मैंने आपको वर्ग बताए हैं का, च, ट, त, प, उनमें, उनके वर्गों में पहला, तीसरा और पांचवा जो है वो क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। ठीक है, अल्प प्राण मतलब कम वायु निकल रही है। और खा और गा को अगर बोल रहे हैं आप, खा और घा को अगर बोल रहे हैं तो इसमें वायु की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। ज़्यादा वायु निकलना, है ना, महाप्राण, कम वायु निकलना क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपके समझ में आ जाना चाहिए इतने में कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यहाँ पे काउंटिंग कर लीजिए, पहला, इसका तीसरा हो गया और ये पांचवा, ये दूसरा हो गया और ये चौथा। तो पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। तो हर वर्ग में आपको याद रखना है। अब इनके साथ में और कौन से जुड़े रहते हैं? इनके साथ में जुड़े रहते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन जुड़े रहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। किनके साथ में? पहला, तीसरा और पांचवा के साथ में अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ। क्या लिखे दे रहा हूँ? अंतस्थ व्यंजन। अब जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएंगे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। जल्दी फटाफट कमेंट करके बताएं अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से। अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो आप लोग कमेंट कर देंगे फटाफट, जल्दी जल्दी करें। कमेंट सभी लोग किया करें, सबका देखा जाता है। सभी लोग कमेंट करें जल्दी जल्दी। हाँ, तो अब जो है कमेंट आ रहे हैं सब लोगों के, तो कमेंट में क्या बताया है? यारा लावा, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से? या, रा, ला और वा, ये भी जो हैं अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे। और महाप्राण की श्रेणी में, महाप्राण की श्रेणी में आपको ऊष्म मिलेगा। क्या मिलेगा? ऊष्म, ज्यादा सांस, गर्मी। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा तथा ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? जल्दी से एक बार फिर से कमेंट करके बताइए। ऊष्म व्यंजन सभी लोग कमेंट करके बताएं, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? जल्दी फटाफट करें।
ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? कमेंट आए सबके। सा, शा, सा, शा और हा, ये क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, उसके साथ में अंतस्थ यारा लावा, और दूसरा तथा चौथा तथा ऊष्म व्यंजन जो हैं शा, 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 हा, ये क्या कहलाएंगे? आपके महाप्राण कहलाएंगे। तो अल्प प्राण और महाप्राण का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? पूरा मनोवैज्ञानिक तरीके से अपनाना, इसे रटना ही नहीं है कि पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा, कुछ भी इस प्रकार की किसी चीज को क्या करना है? रटना नहीं है, बोल के देख लेना है। का, गा और अंगा में कम वायु निकल रही है, खा और घा में ज्यादा वायु निकल रही है। सबको समझ में आ रहा हो तो ओके कर दीजिए, ठीक है? ओके करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। और इसको मैं क्या करता हूं, जब तक इरेज कर देता हूं, ठीक है? चलिए, लिखावट सभी को समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लिखावट में अगर कहीं समस्या हो या आवाज में कहीं कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना? उसमें सुधार करने का क्या किया जाएगा? प्रयास किया जाएगा। इसके बाद आपने सुना होगा घोष और सघोष, ठीक है? घोष और अघोष आपने सुना होगा। तो अघोष जो होते हैं वो क्या होते हैं और सघोष जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है? तो चलिए इसको पहले जान लेते हैं। ये जो घोष होता है इसी को सघोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष भी कहते हैं। तो घोष और सघोष अब कैसे कहते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम कोई वर्ण, स्वर, व्यंजन उच्चारित करते हैं तो जब उच्चारित करते हैं तो क्या होता है कि हमारे यहाँ वोकल कॉर्ड्स होती हैं। वोकल कॉर्ड्स को क्या कहते हैं? स्वर तंत्रियाँ होती हैं। क्या होती हैं? स्वर तंत्रियाँ, वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स या स्वर तंत्रियाँ होती हैं, ठीक है ना? अब ये जो वोकल कॉर्ड और स्वर तंत्रियाँ होती हैं, इनमें जब कंपन होता है, इनमें जब क्या होता है? कंपन होता है, तो वो क्या कहलाती हैं? सघोष कहलाती हैं या घोष कहलाती हैं। उनमें जब कंपन होगा, यदि क्या हुआ? यदि कंपन हुआ तो सघोष, और यदि कंपन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? वो अघोष। क्या हो जाएगा? अघोष। कंपन नहीं, ठीक है? यदि कंपन हुआ तो सघोष, और यदि कंपन नहीं हुआ तो अघोष। अब आप बोल के ट्राई कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए फिर से हमें वही लेना पड़ेगा, है ना? तो लेते हैं का, खा, गा, घा और अंगा। तो अघोष और सघोष के बारे में बोल के ट्राई करते हैं। तो बोले जिसमें क्या होता है? ऐसा प्रतीत हो कि अंदर स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है। तो बोले का, 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 कंपन हो रहा है पर उतना नहीं हो रहा है, या कंपन ये कह लीजिए कि ना के बराबर हो रहा है। खा, इसमें भी। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं गा, अंदर से ही ऐसा लग रहा है कि बड़ा भारी आवाज आ रही है। घा, अंगा, है ना? तो यहाँ पे कंपन क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो हैं किसी भी वर्ग के अंतिम, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सघोष। और जिनमें मैं गोला लगा रहा हूं, यानी पहला और दूसरा, ये क्या कहलाएंगे? अघोष। तो सघोष और अघोष में समझ में आ गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या हो जाएगा? सघोष। ठीक है, समझ में आ गया है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया है। और इनमें जो आपके सघोष होते हैं, सघोष में अंतस्थ व्यंजन को भी शामिल किया गया है। सघोष में कौन शामिल है? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन शामिल है। और अंतस्थ व्यंजन के साथ एक और चीज इसमें शामिल है, हा। क्या शामिल है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग
नोट डाउन करिए, याद करिए, जो भी कुछ करना हो वो करिए। सघोष स्वर तंत्रियों में ज्यादा कंपन, गा, घा, अंगा, यानी किसी भी वर्ग का, जो मैंने आपको वर्ग बताए हैं 5, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है बच्चा? सघोष होता है। उसी में शामिल किया गया है अंतस्थ को, और अंतस्थ व्यंजन के साथ शामिल है हा हलवाई, ठीक है, समोसे वाला, जिसके यहाँ आप समोसे खाने जाते हो। और अघोष में आपके ऊष्म व्यंजन शामिल हैं। कौन शामिल है? ऊष्म व्यंजन शामिल है। और किसी वर्ग का पहला दूसरा शामिल है, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन से हा जा चुका है, मतलब कि शा, सा और ये तीनों इसमें क्या हैं? शामिल हैं। बात समझ में आ रही है आपको? यदि बात समझ में आ रही हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें। और बच्चा एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि हर YouTube पे बहुत सारे चैनल बने हैं, मतलब हर YouTube चैनल बने हैं बहुत सारे, तो कुल मिला के उसमें क्या होता है कि सभी लोग इसी तरह का कंटेंट लेके आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन उनकी सफलता के पीछे राज ये है कि वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं, सभी लोग मिलके उस चैनल को, उस कोचिंग को प्रमोट कर रहे हैं, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। एक अगर आंकड़ा आपको बताऊं मैं, तो जब हमारी कोचिंग बंद हुई थी तो लगभग 100 लोग हमारे पास थे, 100 लोग हमारे पास थे। अगर एक बंदा 5 लोगों को शेयर करता है तो 500 लोग तो हमारे यही हो जाते हैं सीधे सीधे। 500 लोग अगर किसी चीज़ को शेयर करेंगे, उसमें देखने वाले अगर 300 आ जाते हैं तो कितनी अच्छी बात होगी, और हमारा 1-2 महीने में चैनल बूस्ट कर जाएगा और ज़्यादा उपलब्धि हासिल कर पाएगा। तो थोड़ा सा इन बातों को नज़र में रखिए अपने, है ना। थोड़ा सा मैं क्या हो जाता हूँ कि मैं दूसरे तरह का टीचर हूँ तो बुरा ज़रूर बन जाता हूँ, पर मैं सत्यता के ज़्यादा नज़दीक रहता हूँ, है ना। मैंने बहुत पहले रामचरितमानस में पढ़ने का जो सीखा है, सचिव वैद कुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई वेग ही नाश। तो जो गुरु होता है उसे अपने बच्चों से प्रेम करना चाहिए, पर जो सही है उसे बताना भी अनिवार्य है। मैं मीठा टीचर नहीं बन सकता हूँ किसी भी प्रकार से, जैसे आपके मनीष सर बने रहते हैं ना, है ना, तो इस प्रकार से मैं नहीं बन सकता हूँ। मैं कड़वा रहता हूँ तो कड़वा ही हूँ, थोड़ा सा इसका ध्यान दीजिए आप लोग। और जो लोग सहयोग कर रहे हैं अच्छी बात है, जिन्होंने आज तक किया अच्छी बात है, आगे जो करेंगे उनका भी स्वागत है, और सभी लोग आपके घर का ही है ना। तो इसमें चलिए अपने सब्जेक्ट पर आते हैं अपन लौट के। तो अघोष और सघोष मैंने आपको समझा दिया, मेरे हिसाब से शायद आपके समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से जयकारा नहीं लगाना है, ओके 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 बोल देना, है ना। चलिए अब इसमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं, है ना। वर्णमाला मेरे तरफ से लगभग समाप्ति की ओर है, तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। जैसे सघोष अघोष हो गया है, मैंने वर्षैक आपको बता दिया है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं जैसे या और व होते हैं। क्या होते हैं? या और व। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। राइटिंग सबको समझ में आ रही ना? कौन कौन से होते हैं? या और व जो होते हैं इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वर का मतलब क्या होता है कि इनका काम कहीं ना कहीं, या इनकी प्रकृति थोड़ी स्वर से भी मिलती। किससे मिलती है? स्वर से भी मिलती है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। फिर इसी प्रकार जो आता है, मैं आपको बता चुका हूं, चा वर्ग जो मैं आपको बता चुका हूं। क्या बताया मैंने? चा वर्ग। इसे क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। फिर इसके बाद है बेहतरीन चीज रा। रा को क्या कहा जाता है? लुंठित कहा जाता है। सभी लोग पढ़ चुके होंगे, हालांकि सबके पास पुस्तकों की उपलब्धता है। तो रा को क्या कहा जाता है? लुंठित कहा जाता है। अब लुंठित का मतलब क्या होता है? कोई मुझे यदि बता सकता हो तो जल्दी से बताइए। लुंठित का मतलब क्या होता है, बताने का प्रयास करें।
लुंठित का मतलब क्या होता है? लुंठित का मतलब होता है जीभ का मुड़ना। किसका? जीभ का मुड़ना। जो आपकी जुबान होती है, जीभ होती है, इसका मुड़ना। ठीक है। यहाँ पे कुसली पार्टी भी चलने लगी है अभी, है ना। आप लोग तो कोई खिलाए नहीं हो, मैं लेके आया हूँ, तो उसी का बंटवारा चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये क्या है? रा को क्या कहते हैं? लुंठित, यानी जीभ का मुड़ना। जैसे आप बोलेंगे रा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो आपकी जीभ है वो ऐसे 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 मुड़ के बाहर निकल रही है। ठीक है, रा ऐसा होता है ना, रा ऐसा बोलते हैं। तो ये क्या हो जाता है? आपका लुंठित हो जाता है। फिर इसके बाद है ला। किसकी चर्चा करते हैं? ला। ला लकड़ी। ठीक है, इसे कहते हैं पार्श्विक। क्या कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं। पार्श्विक का मतलब क्या होता है कि जब आप ला का उच्चारण करते हैं, ला को उच्चारित करते हैं, तो पार्श्व का मतलब होता है किनारा। ये आपकी मैंने बना दी जीभ, तो यहाँ से हवा निकल जाती है, बगल से हवा निकल जाती है। कहाँ से निकल जाती है? बगल से हवा निकल जाती है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? पार्श्विक, यानी जीभ के पार्श्व को छूते हुए हवा निकलती है। किसको? जीभ के पास को छूते हुए हवा निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्श्विक। चा वर्ग हो गया स्पर्श संघर्षी, या वा अर्धस्वर हो गए, रा हो गया लुंठित, ला हो गया पार्श्विक। और फिर जो आपको मैंने द्विगुण व्यंजन बताया है, तो द्विगुण व्यंजन को क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। सबको दिखाई दे रहा है? उत्क्षिप्त लिखा है, सबको दिखाई दे रहा है। उत्क्षिप्त किन्हें कहते हैं? द्विगुण को उत्क्षिप्त भी कहते हैं। किसे? द्विगुण को। द्विगुण कौन कौन से हैं? ये दोनों हैं द्विगुण। तो उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है? उत्क्षिप्त का मतलब होता है जब आपकी जुबान हथौड़े की तरह वार करती है। हथौड़े की तरह क्या हो जाती है? पटकनी लगाती। बोलो ढ़ा ढ़ा, ऐसा होता है ना। जुबान जो होती है वो आपके हथौड़ा जैसे मार रही है, ढ़ा ढ़ा। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं? उत्क्षिप्त या द्विगुण होते हैं। और इसी प्रकार अब मैं कह सकता हूं कि मेरे हिसाब से वर्णमाला जो है वो क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। वर्णमाला में और कुछ बचा नहीं है। अयोगवाह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अंग और क्या होते हैं? आहा। ये दोनों क्या होते हैं? अयोगवाह। इन्हें अयोगवाह क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ना ये तो स्वर से और ना ही व्यंजन से योग करते हैं, और बिना योग के ही अपने कार्य का क्या करते हैं? वहन करते हैं। तो अयोग बिना योग के और काम का क्या करते हैं? वहन करते हैं। इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। इस प्रकार से मेरे हिसाब से वर्णमाला कंप्लीट हो गई। और वर्णमाला के बाद हम पढ़ेंगे संधि। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।